हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK सर में। आज हम बताने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 3 गुप्तेश्वर काल में परिवर्तन प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारत के इतिहास में मध्यकाल। भारतीय इतिहासकार इस बात को कहते ही समझ चुके थे कि भारत के इतिहास में मध्यकाल दिल्ली सल्तनत के मुग़ल शासकों से बहुत पहले ही हो चुका था। विद्वान रिचर्ड स्मिथ ने भारत में मध्यकाल को हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से ही माना और इसे आरंभिक मध्यकालीन भारत का पहला चरण माना। उसके बाद अगला पॉइंट इसका, रूस काल को मध्यकालीन हिंदू भारत का राजपूत काल की संज्ञा भी दी गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर संक्रमण के विषय पर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसका आरंभ गुप्त काल से मानते हैं, लेकिन इस पर विवाद है कि मुख्य विवाद भारतीय सामंतवाद से संबंधित है, क्योंकि इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि आरंभिक मध्यकाल में के समय ही सामंतवाद भी शुरू हुआ। उसके बाद है अगला पॉइंट है, राज व्यवस्था। आरंभिक मध्यकाल में राज व्यवस्था प्राचीन काल की राज व्यवस्था से काफ़ी अलग थी। प्राचीन काल में मध्यकाल की ओर संक्रमण का अध्ययन करने का स्रोत है मौर्य साम्राज्य और उनका प्रस्थान तथा गुप्त साम्राज्य को उनके प्रशासन के बीच तुलना करने से पता लगता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मौर्य साम्राज्य गुप्त साम्राज्य की अपेक्षा में अधिक विकेंद्रीकृत था, जबकि कुछ इतिहासकार गुप्त काल को अधिक विकेंद्रीकृत मानते हैं। प्राचीन काल के राजा साधारण उपाधि धारण करते थे। मौर्य शासकों ने नरपति उपाधि धारण की थी। उसके बाद अगला है, इसके विपरीत मध्यकाल के अधिक शानदार और भड़कीले उपाधियों को ग्रहण किया गया, जैसे कि महाधिराज, महाराजा। गुप्त काल में ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जहां राजाओं की उपाधियां शिलालेखों में साक्ष्य के रूप में मिली है। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन, प्रमट्टकारक, महाराज धीराज, ये सब मिले थे। इसी समय सौराष्ट्र के शक्तिशाली मित्रक शासक धरसेन ने परमेश्वर और चक्रवर्ती उपाधियां जोड़ की। चालुक्य शासक के महाराजा परमेश्वर, राजधीराज परमेश्वर, महाराज धीराज परमेश्वर, भट्टाकारक पर जैसे उपाधि धारण की थी। ऐसा माना जाता है कि 7वीं सदी के पल्लव नरसिंह वर्मन द्वितीय ने लगभग 250 से अधिक उपाधियां ग्रहण की थी, जैसे कि राजसिंह, शकर, भसत और आगम प्रिय इत्यादि। पल्लव शासकों का ब्राह्मणवाद की तरफ झुकाव था। पल्लव राजाओं ने अपनी धार्मिक प्रतिबद्धता के लिए धर्मराज और धर्महाधिराज जिसकी उपाधि धारण की थी। भारत के प्राचीन राजा के बिल्कुल विपरीत प्रारंभिक मध्यकाल के चालुक्य राजाओं ने अपने संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर सीधा शासन नहीं किया। यह मुख्य केंद्रीय भाग पर सीधा नियंत्रण करते थे। अपने साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों में यह राजा अन्य अधीनस्थ राजाओं के द्वारा शासन कराते थे। ये अधीनस्थ राजा कई प्रकार के होते थे। कुछ राजा बड़े क्षेत्र पर शासन करते थे तो कुछ केवल छोटे क्षेत्रों पर शासन करते थे। इस प्रकार श्रेणीबद्ध ढांचा उस समय के वर्धन शासक, चालुक्य शासक और पल्लव जैसे बड़े राज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि छोटे राज भी इसमें शामिल थे। यह अधीनस्थ राजा भी विभिन्न प्रकार की उपाधि धारण करते थे और यही शासक सामंत शासक कहलाते थे। सामंत एक बहुत पुराना शब्द है। आरंभ में इस शब्द को पड़ोसी राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसका अर्थ अधीनस्थ राजा हो गया था। उदाहरण के लिए राजा हर्ष के एक
अभिलेख में ईश्वर गुप्त नामक व्यक्ति का नाम था, जो राजा का सामंत महाराजा कहा गया था। सामंत बाहरी व्यक्ति न होकर राज क्षेत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पदाधिकारी हो गया था। उसके बाद अगला है, सामंत राजा को सैनिक सेवा प्रदान करते थे, राजा के अभियानों में उनका साथ देते थे। कई बार सामंत गड़बड़ी भी फैला देते थे। अगर केंद्रीय प्रशासन कमज़ोर हो तो सामंत उसका लाभ उठाकर राजा से सत्ता भी छीन लेते थे। कई सामंतों ने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उदाहरण के लिए राष्ट्रकूट, जो कि चालुक्य के अधीन थे, उन्होंने मौका पाकर चालुक्य को सत्ता से बेदखल कर दिया था। राजा तथा सामंत का नियंत्रण। राजा तथा सामंत किस प्रकार के से नियंत्रण रखते थे, इस पर विद्वानों में मतभेद थे। ऐसा माना जाता है कि मौर्य प्रशासन में राजा बहुत अधिक सक्रिय थे। अशोक अपने पूरे साम्राज्य के बारे में सारी घटनाओं की जानकारी रखते थे, लेकिन गुप्त शासक प्रशासन में ढील देते थे और प्रांतीय प्रशासन को कुमार अमात्यों अधिकारियों के भरोसे छोड़ देते थे। आरंभिक मध्यकालीन अभिलेखों में कई पदनाम मिले हैं, जैसे कि संधि विग्रह का, दंडनायक आदि इस पर पदनाम है। पूरे भारत को महत्वपूर्ण बन गए और ये इन पदों और गरिमापूर्ण बनाने के लिए इनमें महंत जैसे उपसर्ग जोड़ दिए गए। उदाहरण के लिए महासंधि, विग्रह का, महादंडनायक। आरंभिक मध्यकाल में कई बदलाव देखने को मिले थे, जैसे कि भूमि अनुदान का चलन, प्रशासनिक मामलों में कथनीय स्वायत्तता को महत्व मिलना, भारत के शासनिक कर्मचारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान के द्वारा भुगतान किया जाता था। यह प्रक्रिया चीनी यात्री हेनसांग के समय तक थी। भूमि अनुदान से शासक नकद देने से बच जाते थे और इस अवधि में शासन के बड़े पैमाने पर धार्मिक अधिकारी और संस्थाओं को स्थायी तौर पर आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकार देना आरंभ किया। भूमि अनुदान के कारण सामंतों की श्रेणी बढ़ने लगी और सामंतों की स्थिति में सुधार आने लगा। इस अवधि में राज ने अपने आप को जरूरी क्रियाओं तक ही सीमित किया। राज अब गांव और नगरों दोनों स्तरों पर प्रशासन को स्थानीय स्वायत्तता ला चुके थे। उसके बाद अगला पॉइंट इसका यह आरंभिक मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण घटना थी। प्राचीन काल में स्थानीय प्रशासन के लिए समितियां बनाई जाती थी, लेकिन आरंभिक मध्यकाल तक यह काम ग्रामीण प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया। ऐसे में कुछ उदाहरण सामंत काल में मिले हैं। सुदूर दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं और परिषद अस्तित्व में थी, अचानक नहीं हुआ होगा। कुछ शिलालेखों में इसके प्रमाण भी मिले हैं। सभाएं 3 प्रकार की होती थी: गैर ब्राह्मण सभा, ब्राह्मणों की सभा और नामकरण यानी व्यापारिक निगम की चर्चा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 4वीं सदी में एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसमें गांव के पदाधिकारियों तथा मुखिया का वर्णन था, जैसे ग्राम सेवक, ग्राम कूट आदि। अधिकतर 9 जो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे, वे राज्य के पदाधिकारियों के साथ मिलकर गांव के प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्राचीन काल में मध्यकाल की ओर संक्रमण में सब कुछ नहीं बदला था। दोनों प्रशासन में कुछ समानताएं भी थी। जिस प्रकार अशोक ने यात्रियों के लिए विश्रामालय बनवाए थे, उसी प्रकार हर्षवर्धन ने भी किया। अशोक और हर्षवर्धन दोनों शासक अपने क्षेत्र का दौरा करते थे। हेनसांग ने लिखा कि हर्ष अपने पूरे राज्य का दौरा करते थे और एक स्थान पर ज़्यादा अधिक समय तक नहीं रहते थे, लेकिन इतिहासकार इन बातों को पूरा सत्य नहीं मानते, क्योंकि इतिहासकार कहते हैं कि यदि राजा स्वयं ही सब कुछ करता था तो वह एक निरीक्षक का कार्य था। इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि प्रशासन ने समुचित नौकरशाही का अभाव था।
इतिहासकार गुप्त राजाओं की आलोचना इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कार्य खुद न करके अपने अधिकारियों को सौंप दिए थे। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका अर्थव्यवस्था। हेनसांग ने विवरण में कृषि के विकास के बारे में पता लगता है कि इस अवधि में कृषि का विकास हुआ था। गांव में भूस्वामियों का नया वर्ग सामने आया। किसानों की स्थिति में बदलाव आने के लिए शिल्प उत्पादन बढ़ा, व्यापार और नगरीकरण का विकास हुआ। इस अवधि में कृषि का विकास बहुत हुआ, लेकिन सभी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था एक जैसे विकसित नहीं हो पाई। कई क्षेत्र जंगलों से भरे हुए थे, कुछ भूमि बिल्कुल उजाड़ पड़ी थी। मध्यकालीन राज्यों ने ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि अनुदान दिया। भूमि अनुदान से कृषि में बढ़ोतरी हुई। किसानों को राज्य की तरफ से कृषि में पूरा प्रोत्साहन मिलता था। 8वीं सदी में राजा ललिता दिव्य ने कश्मीर क्षेत्र में खेती को आसान बनाने के लिए पवन चक्की का वितरण करवाया। पल्लव राजा ने पलार घाटी में कांचीपुरम के चारों ओर अनेक तालाबों का निर्माण किया। तमिलनाडु में दाटे राज के दौरान सिंचाई के साक्ष्य मिले। इन्होंने कई सिंचाई परियोजनाओं का कार्य किया था। समाज, अगला पॉइंट है इसका। इस अवधि में जाति प्रथा समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। जाति प्रथा के अनुसार लोग अपनी जाति में ही विवाह करते थे। ब्राह्मण व्यवस्था जिसने पर्वत थे, इसके शूद्र वर्ग सबसे निम्न स्थिति पर था, यानी ब्राह्मण वर्ग सबसे ऊंचे थे और शूद्र जो था वो सबसे छोटी जाति यानी माना जाता था। समाज में विभिन्न कबीले भी रहते थे। यह कबीले कृषि एवं अखरोट संग्रह थे। चीनी यात्री हेनसांग ने दक्षिणी आंध्र प्रदेश को बटमारों से पीड़ित आबादी वाला जंगली इलाका बताया। यह इलाका ऐसे मूल निवासियों से भरा हुआ था जो खानाबदोश का मतलब होता है 3 दिन यहाँ 3 दिन वहाँ, खानाबदोश जिंदगी जीते थे एवं इनकी आजीविका लूटपाट थी। कुछ लोग पशुपालन के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। मूल निवासी के बारे में कुछ साहित्यिक कृतियाँ जैसे 10 कुमार चरित्र और कादम्बरी से जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्येक वर्ग विशिष्ट कार्यों से जुड़ा था। उसके बाद अगला पॉइंट है ब्राह्मण वर्ग के लिए राजकीय कार्य सुरक्षित थे। कृषि सामान्यतः वैश्य करते थे। वैश्य समाज के लोग ही कृषि का काम करते थे, लेकिन इस समय तक यह शूद्र भी करने लगे। इतिहासकारों के इन बातों को लेकर भी विवाद है। इस संबंध में 3 प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं। पहला मत है शूद्रों की स्थिति अच्छी हो रही थी। यह दास व्यवस्था से निकलकर कृषि श्रमिक बन गए थे। दूसरा, आर्थिक भूमि अनुपात पाने के कारण किसान की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। कुछ वैश्य किसान रह गए, लेकिन इनका महत्व शूद्र जैसा हो गया था। तीसरा है कबीले के लोग शूद्र किसान के रूप में सामने आए। उसके बाद अगला पॉइंट इसका, चीनी यात्री हेनसांग ने लिखा कि कसाई, मछुआरों, बाजीगर, जल्लाद, सफाई कर्मी के निवास स्थान नगर के बाहर होते थे। स्त्रियों पर पाबंदी लगाई जाती थी। उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। राजस्वता होने के बाद उनका विवाह निंदनीय माना जाता था। इनका अर्थ यह है कि महिला का विवाह काफ़ी कम उम्र में किया जाता था। लड़कियों की शादी उनसे 1/3 उम्र बड़े आदमी यानी 1/3 बड़े आदमी से शादी होती थी। इसका मतलब अगर लड़की 10 वर्ष की थी तो उनके पति 30 साल का होता था। ऐसी स्थिति में पत्नियां अपने पति की मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहती थी एवं विधवा की जिंदगी जीती थी। ऐसा माना जाता है कि आरंभिक मध्यकाल में सती प्रथा भी थी। आरंभिक मध्यकाल में नारियों की स्थिति थोड़ी अच्छी थी। उन्हें शूद्रों की तरह कुछ धार्मिक ग्रंथ पाठ सुनने और ईश्वर की पूजा करने की अनुमति थी। तो बच्चों, पार्ट 3 यूनिट 3 यहाँ से समाप्त होता है हिस्ट्री का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हैंड राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, किसी बच्चों से लिखवाया गया है,
तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।